नमस्कार, ओंकार आवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और 11 फरवरी यानी कि आज मतगणना हो रही है और रुझान में स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी बढ़त की ओर है। आम आदमी पार्टी बढ़त की ओर है और आप पार्टी में जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड में भी चुनाव हुए थे और बीजेपी को करारी हार मिली थी, महागठबंधन की जीत हुई थी। ठीक उसी तरह से अब दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार मिलती दिख रही है। फिलहाल अभी ये बस रुझान है, आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त की ओर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आप पार्टी में जो है वो मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशियों का माहौल है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि उन्होंने दिल्ली में काम किया है, विकास किया है, तो दिल्ली की जनता पे जो उन्होंने भरोसा दिखाया था, आज उस भरोसे को जनता ने पूरा किया है और रुझान में स्पष्ट तौर पे ये सब कुछ दिख रहा है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे नहीं है, अभी नतीजे आना बाकी है, लेकिन जो भी रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बढ़त की ओर है। वहीं बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। सोमवार और मंगलवार 2 दिनों तक ये सभी विभागों की जो है वो गहन समीक्षा की जाएगी। झारखंड को बेहतर बनाने के साथ साथ विभागों की मजबूती पर ध्यान देने के उद्देश्य से यह बैठक की जा रही है। बैठक होगी तभी कुछ चीजें जानने को मिलेगा कि क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे राज्य की चीज़ों को उपयोगिता में लाना है, संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा। इसके लिए पदाधिकारी तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन सरकार मंत्री और जनप्रतिनिधियों का जो विचार है वो किस तरीके से आता है। लोगों के जनप्रतिनिधि लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं चीज़ों को, और जनप्रतिनिधि के और कार्यपालिका के कार्यों का एक सामंजस्य कैसे बने और इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे लोगों को मिले, इसका खाली यही उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो चुकी है। परीक्षा के लिए राज्य भर में मैट्रिक और इंटर के 1310 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6,21,384 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 15 मिनट समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मैट्रिक व इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षा में सबसे अधिक परीक्षार्थी रांची जिले से हैं। वहीं मैट्रिक व इंटर दोनों में सबसे कम परीक्षार्थी पाकुड़ से शामिल हुए हैं। तो हमारी ओर से भी सभी उपायुक्त को पत्र दिया गया है और मुख्य सचिव की ओर से भी जितने भी प्रमंडलीय आयुक्त हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, सभी उपायुक्त, सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी लोगों को मुख्य सचिव की ओर से भी भेज दिया गया है। और 10 और 11 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से अपील भी जारी कराएंगे, समाचार पत्रों में वो भी हम देंगे, ताकि परीक्षा सही ढंग से संपन्न हो सके, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन हो सके, उसके लिए अपील भी जारी होगी। वहीं साल 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन के फास्ट ट्रैक राउंड में रांची का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्ट सिटी में चयन के 4 वर्षों के बाद भी रांची में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम ही शुरू नहीं किया गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ जमीन ही मिली है। पेश एक रिपोर्ट। वर्ष 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन के फास्ट ट्रैक राउंड में रांची का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ। रांची इकलौता ऐसा शहर है जिसे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का तमगा मिला। एचईसी की 656 एकड़ खाली जमीन मिलने से केंद्र सरकार भी निश्चिंत थी कि रांची सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन 4 वर्षों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना। इसके लिए पिछले वर्ष 513 करोड़ रुपए का एल&टी को ठेका दिया गया, जबकि 2018 में यह काम पूरा होना था। डिप्टी मेयर भी मानते हैं कि अभी भी इसमें समय लगेगा।
देखिए, अभी स्मार्ट सिटी जो रांची शहर को बनना है उसके शुरुआती फेज का काम चल रहा है, इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में है। हम लोग उसके जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें जो भवनों का निर्माण होना है, बाकी प्लानिंग जो करनी है और साथ ही साथ आगे की जो डीपीआर है उसको सैंक्शन का जो प्रोग्राम है वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है हमारा। और मैं समझता हूँ कि इस बार पूरे देश में भी स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था उसकी एक वर्कशॉप हुई और उसमें इम्प्लीमेंटिंग इशू पे रांची को प्राइज भी मिला है। यहाँ अभी हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लैस करने जा रहे हैं उसका भी काम दिनों दिन बढ़ रहा है। देखिए, बड़ा प्रोसेस है और सबसे बड़ा चैलेंज है पुराने शहर को नए शहर से जोड़ने का काम। तो मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा 2-3 साल कम से कम। और निजी निवेशकों को बुलाने के लिए स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान एजुकेशन हब की थीम पर किया गया। 656 एकड़ जमीन में कुल 375 एकड़ जमीन बेचने या लीज पर देने के लिए आवंटन नीति बनाई गई। इसका रेट तय करने का फॉर्मूला भी पिछले वर्ष कैबिनेट से पास हुआ, पर अभी तक जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव तक नहीं मांगा गया। 281 एकड़ ओपन स्पेस जमीन को भी विकसित करने की सिर्फ योजना ही बनी। इस मामले पर कांग्रेस नेता का कहना है कि रघुबर दास ने शहर को नहीं बल्कि अपने लोगों को पैसे से स्मार्ट बना दिया। जिस तरह से ये बड़बोले मंत्री हुआ करते थे सीपी सिंह साहब, उनका जिस तरह से बड़बोलापन होता था, बड़ी बड़ी बातें करते थे, समझ कुछ नहीं थी। अरे खुद जब आप स्मार्ट नहीं होंगे तो आप स्मार्ट सिटी की बात कैसे करते हैं? वही एक बहुत बड़ा धोखा था। जिसका मंत्री स्मार्ट नहीं होगा वो उसकी सिटी कैसे स्मार्ट हो सकती है? सिर्फ आंकड़ों में दिखाने के लिए और दिल्ली को और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप स्मार्ट सिटी बोलते रहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी में जिस तरह से काम चल रहा था उन सारी चीजों को बारीकी से ये सरकार देखेगी और देखेगी कि स्मार्ट सिटी किस तरह की स्मार्ट सिटी बनाई जा रही थी। क्या सिर्फ पैसे खाने वाले कमाने वाले स्मार्ट लोग तो इसमें नहीं लगे हुए थे, या आम स्मार्ट लोगों की भी इसमें सहभागिता थी, और किस तरह से लोगों ने इस पर योजना बनाई और किस तरह की लूट की योजना बनाई है, उन सारी चीजों को बारीकी से देखी जा रही है। हम किसी स्मार्ट सिटी के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने। देखिए, जहाँ तक रांची का स्मार्ट सिटी का बात है, स्मार्ट सिटी की जो अहर्ताएं होती है जो रांची हमको लगता है अभी तक पूरा नहीं कर पाता है। हम अलग से बात है कि कैसे रांची को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। स्मार्ट सिटी की जो 2-3 पहलू है, एक तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर देखेंगे रोडों का जो विस्तारीकरण है, आप देखेंगे शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर 50 गाड़ियाँ रोडों का जो है, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको जो बुनियादी सुविधाएं पहले उसको सृजन करना है, यहाँ का विकास में लोगों को लाना है कि हम ये स्मार्ट सिटी में जो चीज़ होना चाहिए उसके लिए लोगों को जागरूकता लाने के। आप देखो चारों तरफ गंदगी का अनार है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो पानी का निकास हो। अभी फरवरी मार्च में यहाँ पीने के पानी के लिए लोग सड़कों पर व्यवस्था करें, और हम स्मार्ट सिटी की बात करें कि अच्छा सिटी इसको बनाया जाए। इस पर सरकार बुनियादी रूप से ध्यान दे ताकि यहाँ लोगों को लगे कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बना कह देने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता। आपको बता दें कि शिमला को रांची की सिस्टर सिटी बनाया गया है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही तरीके से तैयार न होने की वजह से रांची खुद ही स्मार्ट सिटी बनने से अभी कोसों दूर नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि पिछली सरकार ने लोगों को जो सपने दिखाए थे, क्या हेमंत सरकार रांची के स्मार्ट सिटी के उस सपने को पूरा कर पाएगी या नहीं। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। दूसरी ओर झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। काफी समय से यह कहा जा रहा है कि जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने वाले हैं। इसको लेकर जेवीएम वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी में विलय को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने वाला है। काफी समय से यह कहा जा रहा है कि जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने वाले हैं। इसको लेकर जेवीएम वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी में विलय को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में पार्टी के विलय पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। देखिए, मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। अब रही बात कब क्या होगी नहीं होगी, ये तो हमने कहा कि जैसे कल कार्य समिति की मीटिंग है उसके बाद कुछ हम कहने की स्थिति में होंगे। आज तो मैं कुछ भी नहीं हो पाने की स्थिति में।
वहीं इस होने वाले विलय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में घर वापसी के बाद संगठन को और मजबूती मिलेगी। बाबूलाल मरांडी एक अच्छे संगठनकर्ता हैं। हाँ, निश्चित है बाबूलाल जी हमारे पार्टी में फिर से अपना आ रहे हैं। पूर्वी हमारे पार्टी के ही कार्य सक्रिय और पुराने हम लोग कहेंगे कि हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में भी थे और पुनः वो लौट के आ रहे हैं और हम लोग को खुशी है और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। बहरहाल खबरों के अनुसार 17 फरवरी को रांची में आयोजित मिलन समारोह में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में अपनी पार्टी जेवीएम का विलय करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विलय के बाद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बीच क्या कुछ समन्वय बनता है। ओंकार अवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां सरेआम राजधानी में गोली मारकर हत्या की जाती है, वहीं आए दिन बलात्कार, छिनतई, डकैती की घटना सुर्खियों में बनी रहती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रांची समेत पूरे झारखंड में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष के अनुसार यह सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में अक्षम है, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था दिनों दिन गिरता जा रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज अखबार अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अराजकता राजधानी सहित पूरे राज्य में बढ़ी है। और नई सरकार का गठन हुआ, मैं नई सरकार से भी कहना चाहूँगा कि हमें सभी चीज़ों को देखने के साथ साथ कानून व्यवस्था प्रशासन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि झारखंड का जो बदनाम था वर्षों पूर्व, उसके बदलाव में बहुत समय लगा। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर बदलाव हो जाए, तो ऐसे भी झारखंड बाहर के लोग आना पसंद नहीं करते। डर का वातावरण था, भय का वातावरण था। पिछले 5 वर्षों में थोड़ा सा वो कम हुआ था। तो सरकार को इस पे पहल करके और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो। वहीं कांग्रेस की माने तो उनका कहना है कि सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और हेमंत सरकार अपराध को लेकर काफी गंभीर है। जल्द ही उस पर कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी। वहीं सीपीआई की माने तो सरकार को एसआईटी का गठन करना चाहिए ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। निश्चित घटनाएं घट रही है और पहले का जो सिस्टम था पूर्व की सरकार के, अब तक वही है। और बहुत जल्द हमें लगता है कि प्रत्येक जिला में जो संबंधित अधिकारी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें निश्चित बदलाव चाह रहा है। और मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीर है, इस मामला को लेकर मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य में जो घटनाएं घट रही है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। देखिए, अपराध के मामले में जो स्ट्रेटजी सरकार को अपनाना चाहिए वो सरकार पूरी तरह से अपना नहीं पा रही है। देखेंगे लगातार शहर में जो अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और नए तरीके से वो अंजाम देते हैं। शहर के बीचों बीच में हत्याएं होती है, गोली चलती है, अब पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि रांची स्मार्ट बन रहा है, रांची का स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, और हम एक तरफ शहर के बीचों बीच में आप किशोरगंज चौराहे में गोली मार दी जाती है और उसके गोली मारने वाले का सीसीटीवी कैमरा में चेहरा तो दिखता है, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर पहुंच नहीं पाती। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर पुलिस की माने तो आईजी ऑपरेशन साकेत कुमार का कहना है कि हाल के दिनों में जो भी घटना घटी है उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस का जो रोल होता है क्राइम प्रिवेंट करने का, कई बार जो क्राइम प्रिवेंट होते हैं वो सामने दिखता नहीं है, और कई बार तो वैसे सिचुएशन में अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए तो कोई भी घटना हो तो उसको पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी क्रिमिनल संलिप्त हो उसको पकड़ करके त्वरित कार्रवाई करना पुलिस का कार्य होता है। अगर आप रिसेंट की जो भी घटनाएं देखेंगे, चाहे रांची की घटना हो, कांके रोड वाली घटना हो या फिर खूंटी की हो, तो दोनों पुलिस ने अच्छा काम किया। दोनों पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्राइम के तह तक पहुंच करके पूरा केस डिटेक्ट हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल सब लोग बॉटम टू टॉप सब लोग इसमें इन घटनाओं को बहुत सीरियसली देखते हैं। हम लोग इनको जब भी है उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए मॉनिटर करते हैं और किसी भी कांड को बिल्कुल अंत तक तह तक पहुंचाने तक, जहां तक एक एक
लेयर बाय लेयर जो भी संभव हो सके खोज करके सब कुछ को, एक भी क्राइम को हम लोग बहुत सीरियसली इस चीज़ को इसको देखते हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन यह भी मानना होगा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से 40 नक्सली अब तक पकड़े जा चुके हैं और अपराध पर लगाम लगाने की कवायद भी लगातार जारी है। सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। दूसरी ओर रिम्स में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया। बोकारो के गोमिया का रहने वाला 17 वर्षीय मरीज रोहित कुमार की मौत के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि बार बार डॉक्टरों और नर्सों को आग्रह करने के बावजूद भी मरीज का इलाज समय पर नहीं किया गया, जिस कारण मरीज की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने रिम्स परिसर में जमकर हंगामा किया। पूरे मामले पर रिम्स के वरिष्ठ डॉक्टर व जेडीए अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार रिम्स की छवि को खराब कर रहा है, इसलिए इस मामले पर जेडीए के अध्यक्ष होने के नाते रिम्स प्रबंधन को अवगत कराते हुए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। हाँ, बड़ा दुखद बात है कि एक रोहित नाम का मरीज हमारे रिम्स में देहांत हुआ हो और ऐसी खबर आ रही है कि ट्रॉली मैन के द्वारा और कुछ अन्य कर्मचारियों के द्वारा उस परिजनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये बहुत दुखद बात है। रिम्स में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं और उनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि रिम्स का काफ़ी नाम है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं रिम्स को बदनाम करती हैं। इस तरह की घटनाओं से रिम्स को बचना चाहिए और कर्मचारियों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए और परिजनों के साथ सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मैं रिम्स प्रशासन को सजग करने का आश्वासन। वहीं साहिबगंज मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के छोटा दामिनी भिट्टा स्थित सीटीएस कंपनी के माइंस में बीती रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ बम और गोली चलाकर दहशत फैला दी। अपराधियों ने एक हाईवा और एक पोकलेन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ ज्यादातर अवैध खनन का कार्य होता है। यहाँ अवैध क्रशर चलाने वाले अक्सर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए स्थानीयों को परेशान करते हैं। उन्हें यहाँ के दबंग लोगों का भी साथ मिला है, जिसकी वजह से उनकी तूती बोलती है और लगातार वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अमन कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। ये घटना कैसे घटी? रात में 12:30 बजे लगभग 15-20 की संख्या में लोग माइंस में घुसे। उन्होंने फायरिंग वगैरह करके दहशत फैलाई। हमारा जो स्टाफ था वहाँ से अपनी जान बचा कर भागा। फायरिंग से उनको दहशत हो गई। आग लगा दी। वहाँ से फिर भागे तो बगल में हमारी स्टाफ के बैठने उठने के लिए एक झोंपड़ी बनी हुई थी, उसमें आग लगाई। उसके बाद एक पहाड़ के ऊपर हमारी हाईवा खड़ी थी, उसमें आग लगाई और आग लगाने के बाद वो लोग फिर फायरिंग करते हुए कहाँ से एक हाईवा के शीशे में भी गोली मारा। हाँ, एक हाईवा लेकर ड्राइवर भाग रहा था तो उसके शीशे में भी गोली मारा, लेकिन संजोग से ड्राइवर को नहीं लगी। वो हाईवा के शीशे में छेद हो गया। किसका हाथ हो सकता है इस तरह घटना अंजाम देना? ऐसा है सर कि अभी हम क्या बता सकते हैं। न तो हमारी यहाँ किसी से कोई इस प्रकार की दुश्मनी रही है, न हमारे पर कोई ऐसा किसी ने कोई डिमांड किया है कि जिसको हमने फुलफिल नहीं किया और उसके चलते उसने किया। मतलब देखने से सिर्फ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अगले को हमसे कुछ न कुछ ईर्ष्या है। कल 9 तारीख की रात्रि में 1 बजे के आसपास सीटीएस कंपनी जो है यहाँ पे माइंस में चलाती है, उसका एक पोकलेन और एक जो खराब हाईवा था ऊपर और कुछ जो और सामान था उसको 15 से 20 लोग लगभग ये लोग बता रहे हैं जो यहाँ पे ऑपरेटर्स थे, लोगों के द्वारा आकर उस सामान को जलाया गया है। हालांकि इस पूरे क्रम में फायरिंग भी की गई है। हालांकि ऑपरेटर या किसी अन्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है, किसी के साथ पर्टिकुलर मारपीट नहीं की गई है, लेकिन जो भी असामाजिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं किसी मकसद से ही ऐसा काम किए होंगे, जिसकी छानबीन अभी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी ओर लातेहार पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने सुजीत सिन्हा व अमन साहू गिरोह के 5 अपराध कर्मियों को धर दबोचा है। इस बाबत लातेहार एसपी प्रशांत आनंद ने कहा कि लातेहार, चतरा व हजारीबाग में अपराध का पर्याय बन चुके सुजीत सिन्हा व अमन साहू गिरोह के 5 लोगों को लातेहार पुलिस ने जिले के भसूर जंगल से धर दबोचा है। अपराधियों के पास से पुलिस को लोडेड पिस्टल, 9mm की गोली, 4 राउंड धमकी भरा पर्चा, मोबाइल फोन मिला है। इधर लातेहार एसपी ने यह भी कहा कि इन अपराधियों का काम कोयला से जुड़े व्यवसायियों को धमकी देकर लेवी वसूलना था। इस गिरोह के सदस्यों का काम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच दहशत फैलाना भी था। पुलिस ने आशीष साहू उर्फ विशाल जी, खुर्शीद आलम, सुरेंद्र तूरी, जयपाल तूरी, रवि ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। विगत कुछ दिनों से लातेहार जिला एवं सीमावर्ती चतरा एवं हजारीबाग जिला में सुजीत सिन्हा और अमन शाह के गिरोह के अपराध कर्मियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मुख्य रूप से कोयला व्यवसायी और कोल साइटिंग्स पर घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास इस ग्रुप के द्वारा किया गया था। इन घटनाओं को देखते हुए डीआईजी रांची एवं डीआईजी हजारीबाग महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से
एक विशेष अनुसंधान टीम SIT का गठन करते हुए इस पूरे गिरोह के खिलाफ लगातार अनुसंधान एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके क्रम में लातेहार से कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें से जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो आशीष कुमार साह उर्फ विशाल उर्फ पकौड़ी उर्फ रोहित जी है। ये मुख्य रूप से अमन साह और सुजीत सिन्हा के गिरोह के लिए कार्य करता था और इसके द्वारा ही अभी कई व्यवसायियों को व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से वीडियोस बनाकर भेजा गया था। रंगदारी के लिए धमकी भरे संदेश भेजना और उनको धमकाना, उनसे पैसा वसूली करने का मांग करना। में आगे बढ़ेंगे। राजधानी के नियोजन कार्यालय में बेरोजगार युवक और युवतियां लगातार बेरोजगारी भत्ता एवं नौकरी की तलाश में पहुंच रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी के नियोजन कार्यालय में बेरोजगार युवक और युवतियां लगातार बेरोजगारी भत्ता एवं नौकरी की तलाश में पहुंच रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। कार्यालय में भीड़ को देखकर साफ लग रहा है कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन खुद सवालों के घेरे में न आ जाए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि रोजगार मेले और नियोजन कार्यालय में कई बार रजिस्टर्ड कराने के बावजूद भी रोजगार मुहैया नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल पाती। झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले ही एड दिया था कि जो भी हमारे राज्य में बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तब तक जब तक कि जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाता या फिर उनका जॉब नहीं लग जाता। उसके रिगार्डिंग ये लाइंस लगी हुई है और इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 और ग्रेजुएट के लिए 5,000 की राशि दिए जाने की बात कही गई है। क्या कुछ उम्मीद है कितना मददगार साबित होंगे आप लोग? इस तरह का कोई कदम इससे पहले वाली सरकार ने नहीं उठाई थी, तो अगर ये कदम सक्सेसफुल रहा तो उम्मीदें तो और बढ़ेंगी। हालांकि नई सरकार है, उम्मीदों के साथ ही हमने वोट दिया है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। तो आपको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी? कहाँ देगी? कौन बेरोजगारी भत्ता? उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। ये सब सरकार में भी, भाजपा की सरकार में भी दिया गया। कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ बेरोजगारी भत्ता कोई नहीं मिला। बस 5 साल रघुवर दास खाली बहाना बनाया। रोजगार सरकार से अब देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि क्या करता है। अभी तो नया दिन है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समय है अभी, क्या है कि 1-1.5 महीना ही हुआ है, अधिक दिन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बेरोजगारी का आलम यह है कि विभाग द्वारा राज्य में कुल 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवक युवतियों के आंकड़े बताए गए हैं, जो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महज 3 दिनों में 39,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लगभग 2,000 से ज्यादा विकलांग बेरोजगार भी नौकरी की तलाश में नियोजन कार्यालय पहुंचे हैं। जो भीड़ की है, अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री का जो घोषणा है कि हम इन लोगों को असिस्टेंस भी देंगे, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो भी एक कारण है। रोजगार मेला भर्ती कैंप के जो आयोजन यहाँ इनके द्वारा हम लोग के द्वारा किया जाता है, उसमें जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे उनको मैसेज चला जाता है कि फलाने दिन आपके योग्यता के अनुरूप मेला का आयोजन किया जा रहा है या भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। टेक्निकली जैसे आपके ITIs के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, तो यदि डिप्लोमा की कोई वैकेंसी आती है तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं उनको डायरेक्ट उनके कंसर्न मोबाइल पे उनका मैसेज चला जाता है, तो उन लोगों को भी सुविधा होती है। झारखंड चुनाव से पहले महागठबंधन की सरकार ने यह ऐलान किया था कि बेरोजगार युवक और युवतियों को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी और अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है झारखंड में और उसके वायदे को पूरे करने के लिए श्रम नियोजन कार्यालय से हर जिले में के पदाधिकारियों से हेमंत सरकार ने बात किया है और एक बेरोजगारी का आंकड़ा मांगा है। उसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है यह देखने वाली बात होगी। वैसे में हमने जब छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि कई बार ऐसे फरमान जारी किए गए हैं, हम लोगों ने कागजात जमा किए हैं, लेकिन 5 से 7 हज़ार रुपये की हमें रोजगार दी जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बेरोजगारी भत्ता जो ये ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपये देने की बात है, इस पर सरकार कितने कारगर साबित होती है और कितने कठोर कदम उठाती है। ओंकाराओमी के लिए रांची से कौशल कुमार।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकुड़ की। पाकुड़ में प्रशासन की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण शहरी सौंदर्यीकरण को पाकुड़ में बट्टा लगता नजर आ रहा है। 6 साल पहले किए गए वादे के बाद भी सौंदर्यीकरण स्थल का रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यह केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। पेश एक रिपोर्ट। पाकुड़ में प्रशासन की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण शहरी सौंदर्यीकरण को पाकुड़ में बट्टा लग रहा है। 6 साल पहले किए गए वादे के बाद भी सौंदर्यीकरण स्थल का रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यह केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। बहुत पहले अच्छा तरह से चलता था, उसके बाद जो खराब होने के बाद इसको देख रखवाव के लिए कुछ भी नहीं सुविधा है। खराब होने के बाद पड़ा हुआ है इसी तरह 1.5 दिनों से, न लाइट न कुछ और भी व्यवस्था। पुराने समाहरणालय के पास किया गया सौंदर्य स्थल अपनी उपेक्षा को छुपाने को मजबूर है। ना तो नगर परिषद और ना ही जिला प्रशासन इस दिशा में कोई पहल कर रहा। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर का कहना है कि शीघ्र ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। हाई लेवल कमेटी से 2 योजनाएं यहाँ पास है, जिसमें एक पार्क निर्माण है और शहर के चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण का। इस दिशा में काम बढ़ चुका है और जल्दी ही हम समझते हैं इसका निविदा निकाली जाएगी। बता दें कि तत्कालीन डीसी सुनील कुमार सिंह ने स्थानीय व्यवसायियों के सहयोग से अंबेडकर चौक, रविंद्र चौक, हाई स्कूल रोड, पुराना समाहरणालय सहित कई स्थानों में सौंदर्यीकरण जन सहयोग से कराया था। बावजूद इसके इन स्थलों की उचित देखभाल एवं रखरखाव नहीं होने के कारण सौंदर्य स्थल दम तोड़ रहा है। ओंकार आवामी के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।